चलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लो बेटा, आज ये देखिएगा कि आज हमने जो लेक्चर कंडक्ट करना है वो ये नोट पैड के ऊपर चल रहा होगा। आज मैंने कोशिश की कि पहले हम इसको भी जरा थोड़ा सा चेक कर लें कि अगर हम इसके ऊपर लेक्चर को कंडक्ट करते हैं कि बच्चों को इसकी क्या, ये जो हमने वन नोट के ऊपर क्लास कराने की कोशिश की है, तो वन नोट के ऊपर इसका क्या फायदा है। अगर तो आपको लगा, क्योंकि ये सारे वो व्हाइट बोर्ड वाला मामला होगा जिस तरह हम क्लास में लेके चलते थे, तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप के अंदर मैसेज करूंगा कि आज इसके ऊपर हम आप लोगों की राय लेंगे। बाकी बच्चों को भी मैंने बता दिया था, तो उसके ऊपर राय लेंगे, फिर आप लोग हमें बताएंगे कि क्या यानी कि ये हो, यानी कि इसको हमने नोट पैड के ऊपर करना है या इसको स्लाइड्स ही यूज करनी है, तो वहां पे मैं इंशाल्लाह आपसे फीडबैक ले लूंगा। लो बेटा, अगर आपको याद हो हमने प्रॉस्पेक्टस डिस्कस करना शुरू किया हुआ, हमने प्रॉस्पेक्टस को डिस्कस करना शुरू किया है, और आपको यह भी पता है कि जब हमने प्रॉस्पेक्टस को पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने देखा था कि प्रॉस्पेक्टस होता क्या है। अगर कोई भी कंपनी हो बेटा, अगर कोई भी कंपनी हो, वो पैसा इकट्ठा करना चाहती हो, वो कंपनी पैसा इकट्ठा करना चाहती हो, और ये चाहती है ये पैसा मैंने पब्लिक से इकट्ठा करना है, ये पैसा भी मैंने पब्लिक से इकट्ठा करना है शेयर इशू करके, तो उसका तरीकाकार क्या होगा। अगर ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहती है अपने शेयर इशू करके, तो बेटा उसका तरीकाकार क्या होना था। डेफिनेटली इस कंपनी की जिम्मेदारी थी कि अगर ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो पब्लिक को इन्फॉर्म भी तो करे ना। अगर पब्लिक को इंफॉर्मेशन देगी अपने बारे में, अपने शेयर्स के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, तो बेटा तभी पब्लिक को पता चलेगा, तभी पब्लिक आके इनके शेयर्स खरीदेगी। तो बेटा हमने डिस्कस किया था कि कंपनी जब भी पब्लिक को शेयर इशू कर रही होगी, जनरल पब्लिक एट लार्ज को शेयर इशू कर रही होगी, लाजमी तौर पे पब्लिक को इंफॉर्मेशन भी देगी। और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू, जिस नोटिस के थ्रू, जिस एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जिस मान लो कि न्यूज के थ्रू ये क्या कर रहे होंगे, ये पब्लिक को वो दे रहे होंगे, इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे कि आए हमारे शेयर्स खरीदे, आए हमारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें। हमने इस डॉक्यूमेंट का नाम रखा था प्रॉस्पेक्टस। बड़ा हमने कल तक ये प्रॉस्पेक्टस की डेफिनेशन को देखा था। उसके बाद हमने इसका मान लें कि अब हम आई होप कि आप लोगों के सामने किताब भी आपकी ओपन होगी। पर्पस ऑफ प्रॉस्पेक्टस डिस्कस किया था कि पर्पस ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है बेटा, यही था ना कि हमने प्रॉस्पेक्टस इसलिए इशू करना है ताकि पब्लिक को इन्फॉर्म कर सके अपने शेयर्स के बारे में, अपनी ऑफरिंग ऑफ शेयर्स के बारे में, पब्लिक को उनको बता सकें कि भाई अब आप लोगों को शेयर ऑफर करना चाह रहे हैं, आप चाहें तो हमारे शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये जनरल पब्लिक के लिए होता है। उसके बाद हमने टाइमिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस को डिस्कस किया था कि सर मान लो कि अगर आज की डेट के ऊपर अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, आज की डेट के ऊपर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो बड़ा हमने ये डिस्कस किया था कि इनकॉर्पोरेशन के बाद जब चाहे ये कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। सर इनकॉर्पोरेट तो आज होगी, कंपनी बन गई, लेकिन इसने जो बिजनेस शुरू किया है वो कुछ अरसे बाद जाके शुरू किया है, कुछ 6 महीने साल बाद जाके शुरू किया है। आज की डेट के ऊपर अगर बिजनेस शुरू हुआ हो, क्या सर इस बिजनेस शुरू होने से पहले भी प्रॉस्पेक्टस इशू हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान? बिल्कुल बेटा, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, जिस दिन कंपनी बन गई है, उसके बाद जब चाहे ये प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। उसके बाद बेटा हमने शेल्फ प्रॉस्पेक्टस को डिस्कस किया था कि सर शेल्फ प्रॉस्पेक्टस बता दो ये क्या होता है। और आपको याद हो मैंने आपको ये चीज बताई थी, रात बच्चे क्वेश्चन भी वो ग्रुप के अंदर यही पूछ रहे थे, सर शेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या है। तो बेटा शेल्फ प्रॉस्पेक्टस हमने सबसे पहले तो आपको ये चीज बताई थी मेरे बेटा, जो आम प्रॉस्पेक्टस, जो कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है वो ही शेल्फ प्रॉस्पेक्टस होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, अगर हमने आम प्रॉस्पेक्टस को शेल्फ प्रॉस्पेक्टस बनाना है उसमें कुछ फीचर ऐड करने पड़ेंगे। एक फीचर हमने ऐड कर दिया उसके अंदर, तो यही हमारा जो नॉर्मल वाला प्रॉस्पेक्टस है ये शेल्फ प्रॉस्पेक्टस बन जाएगा। हुआ क्या था, हमने डिस्कस किया था कि अभी हम ये प्रॉस्पेक्टस बना रहे, ये दिसंबर 2020 को हमने ये प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे। उसके बाद जून 2021 के अंदर हम दोबारा से एक प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे, और दिसंबर 2020 में 21 में जाके फिर प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे, 2022 में इशू करेंगे। इस तरह हमने प्रॉस्पेक्टस इशू करने की नीयत रखते थे। यानी कि हमें लग रहा था कि हमें बार बार पब्लिक को शेयर ऑफर करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इन औकात के दौरान, इन टाइम्स के दौरान हमें मजीद पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो बेटा एक हमने यहां पे प्रॉस्पेक्टस इशू किया, और जब आपको यह भी पता है जब भी आपने प्रॉस्पेक्टस इशू करना है उसकी बड़ी सारी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना है। खाली यही नहीं वो जो अप्रूवल ये नहीं मेरे बच्चे, और भी बड़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बड़ी सारी साथ डॉक्यूमेंट्स और बड़ी सारी स्टेटमेंट्स ऐड हो रही होती हैं, तो वो भी हमने सारी साथ अटैच करनी होती है, और भी बड़ी सारी रिक्वायरमेंट्स है। तो सारी रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद ही प्रॉस्पेक्टस इशू होता है। उसके बाद हम जब दोबारा प्रॉस्पेक्टस इशू करने गए फिर वो सारी रिक्वायरमेंट यहां पे किया, फिर वो रिक्वायरमेंट।
तो यहाँ पे लॉ कहता है कि आप इतनी टेंशन ले रहे हो, इतनी दिक्कत में ये सारा काम कर रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, क्यों ना हम आपको थोड़ा सा आसान करके तरीका बता दें। तो हमने पूछा सर बताओ। हम हमेशा तो यही चाह रहे होते हैं, लॉ भी हमेशा कोशिश करता है कि जितनी हो सके आप लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। तो यहाँ पे लॉ कहता है कि भाई देखो, अगर आपने आगे फ्यूचर में जाके और मजीद लोगों को शेयर ऑफर करने हो, यानी कि आप मल्टीपल ऑफरिंग करना चाहते हो फ्यूचर में जाके, तो हम आपको एक ऑफर ये देते हैं, आपको सहूलत ये देते हैं, आप इसी प्रोस्पेक्टस के अंदर, यही प्रोस्पेक्टस जो आज के दिन के ऊपर आप इश्यू कर रहे हो, इसी प्रोस्पेक्टस के अंदर फ्यूचर में जो भी डेट्स हैं, जिन जिन डेट्स के ऊपर आप फ्यूचर में प्रोस्पेक्टस इश्यू करना चाहते हो, वो अभी लिख लो यहां। और इससे सर क्या होगा, कहता है कि आप इस प्रोस्पेक्टस को आज इश्यू कर दोगे एक दफा, उसके बाद उन डेट्स के ऊपर जब दोबारा जाओगे ना, तो आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू, पूरे का पूरा प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये वो प्रोस्पेक्टस जिसको हमने एक दफा इश्यू किया और उसकी बेस के ऊपर मल्टीपल ऑफरिंग कर ली, कई दफा हमने लोगों को शेयर्स ऑफर कर लिए, और उन डेट्स के ऊपर जो स्पेसिफाइड कर दी थी हमने, जब इसको हमने पहली दफा इश्यू किया था, इस तरह के प्रोस्पेक्टस को आप कहते हो ये शेयर प्रोस्पेक्टस बन गया है। सिर्फ एक फीचर ऐड किया है कि प्रोस्पेक्टस सिंपल हो तो एक दफा मान लो कि उसकी बेस के ऊपर आप ऑफर कर सकते हो शेयर, लेकिन अगर आपने उसमें कुछ डेट्स को स्पेसिफाई करके और उसको आपने शेयर प्रोस्पेक्टस बना दिया है, अब इस शेयर प्रोस्पेक्टस की बेस के ऊपर फ्यूचर में मल्टीपल ऑफरिंग कर सकते हो, उन डेट्स के ऊपर ऑफरिंग कर सकते हो जो इस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी होंगी। सर अब एक चीज बताएं, हुआ क्या कि 2020 के अंदर तो हमने प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया, और 2021 के अंदर, दिसंबर 2021 के अंदर मान लो सर हम दोबारा से लोगों के पास जाके शेयर ऑफर कर रहे हैं, हम दोबारा से लोगों को शेयर ऑफर कर रहे हैं। सर क्या गारंटी है कि आज दिसंबर 2021 को वही पोजीशन होगी कंपनी की जो आज के दिन के ऊपर दिसंबर 2020 में थी? साल गुजर गया सर, बड़े सारे चेंजेस भी तो आ सकते हैं ना कंपनी के अंदर। तो हो सकते हैं कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हो जो लोगों को बताने की जरूरत हो। तो लॉ भी कहता है कि जब आप दोबारा से लोगों के पास जाएंगे ना, उनको कहेंगे देखें जी आज से साल पहले, 6 महीने पहले हमने एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया था, उसमें बताया था कि ये दिसंबर 2021 में हम दोबारा आपके पास आएंगे शेयर्स ऑफर करने, और हम आ गए आपके पास, तो अब हम आप लोगों से दोबारा कहने कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, इन डेट्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे उन लोगों को उस डेट को जाके भी अपडेटेड डिस्क्लोजर कंपनी के बारे में देने पड़ेंगे कि आज की डेट के ऊपर आपकी कंपनी की कोई क्या पोजीशन है, क्या उसमें मान लो किसी तरह का किसी ने कोई केस तो नहीं कर दिया, कोई आग तो नहीं लगी थी, या कोई और मसला तो नहीं बन गया था। तो अपडेटेड डिस्क्लोजर लेंगे, और वो अपडेटेड डिस्क्लोजर किस चीज में होंगे? सप्लीमेंट टू द शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सप्लीमेंट टू द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो बड़ा याद रखो, तो बड़ा याद रखो, यहां पे हमने क्या किया है, एक सप्लीमेंट टू द शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है। ये शेल्फ सप्लीमेंट टू द शेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या है, इसमें तो अपडेटेड डिस्क्लोजर आ रहे होंगे, डिस्क्लोजर आ रहे हैं उस डेट को जाके मान। और एक बच्चे ने कल पूछा सर आपने तो ये कहा था कि शेल्फ जो प्रोस्पेक्टस होता है जिस दिन अप्रूव होता है अगले 60 दिनों तक वैलिड होता है, तो सर ये तो अगले सालों में जाके आप ऑफर कर रहे हो, तो इतने देर तक वैलिड होगा? नहीं मेरे बच्चे, वो तो उसी टाइम में ही वैलिड है, उसमें तो चेंज ही नहीं हुआ। जब आप उस टाइम पर जा रहे हो दोबारा से प्रोस्पेक्टस ही की तरह का, लेकिन वो नहीं कि वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके, वो सारे बीच में ऑडिटर की रिपोर्ट लगी होगी, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट लगी होगी, सारे मामले नहीं, वो नहीं, एक डिस्क्लोजर लेकर, एक मान लो के डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे होंगे जिसको सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस कह रहे होंगे, और अप्रूवल का मामला उसके लिए भी ऐसा ही होगा, यानी कि उसको भी प्रूव कराना होगा और इस तरह पब्लिश करना होगा। लेकिन उस तरह की पूरी प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट की हमें वहां पे जरूरत नहीं होगी। तो बेटा ये हमने कल शेल्फ प्रोस्पेक्टस और सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस की बात की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटा फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार के, जब भी आप कोई प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हो उस प्रोस्पेक्टस को लाजमी तौर पे रजिस्ट्रार को फाइल करना है। जब तक आप रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करोगे उस वक्त तक उसको पब्लिश नहीं कर सकते। और फिर एक ये बात हुई थी, अगर आपको याद हो, जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है, ये प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया कंपनी ने, अब ये प्रोस्पेक्टस जाएगा बड़ा जनरल पब्लिक के पास है, जनरल पब्लिक के पास जा रहा होगा। जब जनरल पब्लिक इसको देखेगी, और प्रोस्पेक्टस के अंदर तो हमने देखा था कि सारी की सारी बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, तो लोगों ने फौरन ही उन शेयर्स को खरीदना शुरू कर देना है। मान लो कि जो भी ड्यू डेट आएगी उसके ऊपर सब्सक्राइब करना शुरू कर देना है, क्योंकि इतनी अच्छी बातें लिखी हुई थी, हैं, सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे थे। तो बेटा यहाँ पे अगर आपको याद हो, बीच में एसएससीपी आया था और एसएससीपी ने कहा था जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही होगी
उसके अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, एक अलहदा से रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर अलहदा से पेज के ऊपर लिखने होंगे। और जब प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी तो जहां पे लोगों को कह रही होगी कि आओ हमारे शेयर में सब्सक्राइब करो, वहीं पे अलहदा करके ये भी बताएगी कि फलाने पेज के ऊपर जाके हमारे रिस्क फैक्टर लाजमी पढ़ लो, और उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपने हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो बेटा इस तरह ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद रोल ऑफ अथॉरिटीज की बात हुई थी, यानी कि एससीसीपी का यही रोल था ना बेटा, कि कंपनी ये ना हो कि लोगों को धोखा दे रही हो, सब अच्छी अच्छी बातें कर रही हो और रिस्क फैक्टर बताई ना। तो यहाँ पे एससीसीपी ने कोशिश की थी उसको अलहदा पेज के ऊपर लिखवा के दुनिया को दिखा रही हो। और उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था ऑफर ऑफ सिक्योरिटी, इंतहाई इंपॉर्टेंट था। ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज को डिस्कस किया था कि सिक्योरिटीज ऑफर किस तरह करने का तरीकाकार क्या होगा, है प्रॉस्पेक्टस इशू करने का तरीकाकार क्या होगा। मान लो बेटा अगर कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करना चाहती हो, अगर कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करना चाहती हो, क्या इस प्रॉस्पेक्टस की इशूएंस से पहले इसकी अप्रूवल नहीं लेनी होगी? बिल्कुल सर, इसकी अप्रूवल के बगैर तो ये इशू ही नहीं हो सकता। और मेरे बच्चे मुझे बताओ ये अप्रूवल कहां से मिल रही होगी? सर ये अप्रूवल मिलेगी हमें एससीसीपी से। तो जब भी कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करना चाहेगी उस प्रॉस्पेक्टस को अप्रूव कराना है और ये अप्रूवल मिलेगी बेटा एससीसीपी से। मान लो बेटा आज की डेट के ऊपर, जीरो डेट के ऊपर, आज की डेट के ऊपर कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस को अप्रूव करवा लिया है, तो ये अप्रूवल कितने दिनों तक वैलिड होगी? सर ये अप्रूवल 60 डेज तक वैलिड होगी। इसकी वैलिडिटी कहां तक है? 60 डेज तक। जिस दिन आपने अप्रूव करवाया है एससीसीपी से, अगले 60 दिनों तक ये वैलिड है। आप जब चाहो पब्लिश कर सकते हो। जिस दिन अप्रूव हुआ उसके बाद आप जब चाहो पब्लिश कर सकते हो। सर आप गलत कर रहे हो, आप गलत बात बता रहे हो। आपने कल कुछ और बताया था, आज कुछ और बता रहे हो। ये कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो कि जिस दिन प्रॉस्पेक्टस अप्रूव हुआ उसके बाद जब चाहो पब्लिश कर सकते हो। हालांकि कल ही हमें याद है सर, आप हमें धोखा नहीं दे सकते, हमें याद है कल आपने हमें यह बताया था कि जिस दिन प्रॉस्पेक्टस अप्रूव होता है, अप्रूवल के 21 दिन तक आप उस प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश नहीं कर सकते, और 21 दिन से लेके अगले 60 दिनों तक आप कभी भी पब्लिश कर सकते हो। यानी कि मान लो कि हमें 39 डेज मिले थे जिसमें हम पब्लिश कर सकते हैं। इवन चाहे यहां पे पब्लिश कर लो, यहां पे कर लो, यहां पे कर लो, और चाहे आखिरी दिन ही इसको पब्लिश कर लो सर। मान लो बेटा उसके बाद अगर आपको याद, हमने डिस्कस किया था यहां पे इस डेट को जाके कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश किया है। इस डेट को जाके कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश कर दिया है। और इसकी पब्लिकेशन क्या, मैं आपकी तरफ आऊंगा तो बताइएगा मुझे, मैं आपकी चैट की तरफ देखूंगा। आज कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश किया है और आज है 2 दिसंबर 2020 को कंपनी ने मान लो प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश किया है। मेरे बच्चे अब मैं आपको ये पूछूंगा, यहां पे जब हम इसको पब्लिश कर रहे थे तो आप में से ही कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि सर अब हमने इसमें जो सब्सक्रिप्शन डेट रखनी है ना, वो सब्सक्रिप्शन डेट रख देते हैं इसके अंदर 6 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक। मेरे बच्चे बताओ मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा? मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा? गलत है सर, कर रहे हैं सर, 9 दिसंबर तक होगा। सही हो गया मेरे बच्चे, थैंक यू, मुझे पता आप जाग रहे हो। लो बेटा हमें पता चल गया। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो। कल ही तो आपने बताई थी ये बात कि जिस दिन आपने प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करना है, न्यूज़पेपर में दे देना है, जिस दिन आपने न्यूज़पेपर में दे देना प्रॉस्पेक्टस को, पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के अगले 7 दिन के अंदर अंदर तो सर आप उसकी सब्सक्रिप्शन डेट रख ही नहीं सकते थे। इसमें तो आपने लोगों को सोचने समझने का मौका देना था, तो सर इसलिए इसमें तो आप पब्लिश कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, आप 9 दिसंबर से लेके आगे मान लो ये 1 जनवरी ऐसे बन रहा है ना, 30 दिन यहां तक ही बन रहे होंगे सर। 1 जनवरी 2021 तक कहीं पर भी इसको पब्लिश कर सकते हो, क्योंकि जिस दिन आपने उसको पब्लिश किया हो, पब्लिकेशन से लेकर 30 दिन तक वो वैलिड होता है। यानी कि उसकी वैलिड का मतलब इस दौरान आप सब्सक्रिप्शन रख सकते हो, लेकिन उसमें भी जब आपने मान लो उसको पब्लिश किया है उसके पहले 7 दिन आप उसको पब्लिश मान लो कि सब्सक्रिप्शन डेट नहीं रख सकते। चाहे आप ऐसा कर लो, आप उसकी सब्सक्रिप्शन डेट रख लो 28 दिसंबर से लेके उसको 1 जनवरी तक रख लो, आपकी मर्जी है। 25 से लेके 30 दिसंबर तक रख लो, आपकी मर्जी है। लेकिन बेटा जिस दिन आपने पब्लिश किया है, अखबार में दे दिया है, अखबार में देने के अगले 7 दिन के अंदर अंदर कभी भी आप उसकी डेट नहीं रख सकते। अब मैं अगर आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, दोबारा से मैं आपकी चैट की तरफ जाऊंगा। एक कंपनी चाहती है कि वो प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश करेगी मेरे बच्चे जाके 10 जनवरी को।
लो बेटा, एक कंपनी है 10 जनवरी को प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश करना चाहती है, जल्दी से बताओ कब तक अप्रूवल कराएगी? जल्दी से बताओ कब तक अप्रूवल कराएगी? अगर प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करना चाहती है 10 जनवरी को, नियत कर रही है कंपनी के 10 जनवरी को प्रॉस्पेक्टस अप्रूव करवा लेना, वो पब्लिश करना है, तो कब तक अप्रूवल कराएगी? 19 दिसंबर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। हमें पता है अगर आप 10 जनवरी को प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश करना चाहते हो तो इसको 19 दिसंबर तक लाजमी तौर पे अप्रूव करवा लीजिएगा, क्योंकि जब आप उसको अप्रूव कराओगे अगले 21 दिन तक तो आप उसको पब्लिश ही नहीं कर सकते। ठीक हो गया? लो बेटा, अब दोबारा बताइएगा, हम जो प्रॉस्पेक्टस को मान लो कि जो हमने अप्रूव करवाया है उसको 10 जनवरी को पब्लिश करने जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन डेट बेटा हम रखने जा रहे हैं इसकी 15 से 17 जनवरी। कोई गलत तो नहीं हो रहा? सही जा रहा है? गलत गलत, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ठीक ठीक ठीक, ओ 17 से आगे होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लो बेटा, आई होप कि ये चीजें कल हमने डिस्कस की थी और अल्लाह का शुक्र है कि आपको किसी हद तक चीजों का पता भी है। और याद रखो, जब आप पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करोगे, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करोगे और उसके साथ टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे और एमसीक्यूज जब दे रहे होंगे, इंशाल्लाह ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। घबराना नहीं, यहीं पे किताब भी सिर्फ उसकी वर्डिंग देखे बच्चे घबरा जाते हैं और मुझे तस्वीरें खींच खींच के सर इसकी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, सब्सक्रिप्शन की डेट की तो सर बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। अब उसमें था क्या? हमने ये डिस्कस किया था कि जिस दिन भी उसको पब्लिश करोगे, पब्लिश करने के 7 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन डेट नहीं रखनी। जिस दिन पब्लिश किया है, पब्लिश करने के 7वें दिन से लेकर 30वें दिन के दरमियान जब चाहो सब्सक्रिप्शन डेट रख लो। लेकिन नहीं, मेरे बच्चों ने समझ नहीं बात। लेकिन मैं कह रहा हूं इस तरह चाहे जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे शायद सही तरह समझ भी नहीं आएगी, तो घबराना नहीं इस बात को लेके। लो बेटा, आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि लायबिलिटी ऑफ एसएससीपी। आज का ये लेक्चर अब शुरू होने लगा, याद रखो। अभी तक हमने कल की बातें की हैं, अब हमारा लेक्चर शुरू होने लगा है लायबिलिटी ऑफ एसएससीपी। लायबिलिटी ऑफ एसएससीपी क्या होगी? देखो बेटा, एक्चुअली में जो ये कानून बना हुआ है ना, जो आपके सामने कानून है, ये एसएससीपी ने बनाया हुआ है। एसएससीपी या इस तरह के इदारों ने बनाया हुआ है, टेक्निकल लोग होते हैं यहाँ पे। अप्रूव बना चाहे वो जाके पार्लियामेंट से है, सारा बना उसी जगह से जाके है, लेकिन लिखा इन्होंने है, मान लो बनाया इन्होंने है। अब देखो लायबिलिटी ऑफ एसएससीपी, आप देखिएगा कितना सियाना इदारा है ये। कहता है जिस प्रॉस्पेक्टस को भी हम अप्रूव कर देंगे और लोग उस प्रॉस्पेक्टस की बेस के ऊपर उस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और अगर इनका कोई लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, उसके लिए एसएससीपी जिम्मेदार नहीं होगी। यानी कि देखो कितनी खूबसूरत बात की है। कहते हैं कि जो प्रॉस्पेक्टस, एसएससीपी कह रहा है कि जो प्रॉस्पेक्टस हम अप्रूव करेंगे ना और आप उस प्रॉस्पेक्टस की बेस के ऊपर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदो और आपका नुकसान हो भी जाए, उसमें कुछ गलत निकल भी आए, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और मैं सुबह का बच्चों को एक बात यहां पे सुना रहा हूं, एक वो डायलॉग मेरे जैसे ये दिमाग में आया था ना, जितनी चतुराई से इन्होंने ये काम किया है, तो बेटा मुझे वो एक डायलॉग याद आ रहा है कि उसमें वो एक बात करता है कि सर अगर एक कुत्ते की दुम हाथी के पांव तले आ जाए तो कुत्ते को क्या करना चाहिए? तो दूसरा कह रहा होता है कि देखें जी, यहाँ पे चतुराई तो इसी बात में है कि उसको धीरे से निकाल लो। तो यहाँ पे कितनी चतुराई से इसने अपने आप को धीरे से बीच में से निकाल लिया है कि अप्रूव हम करेंगे लेकिन उसके बावजूद उसमें कुछ गलत हुआ, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। बनाने वाले ने कानून बनाने तो बीच में लिख दिया है, अपनी जान छड़वा ली। तो खैर अब ये किस तरह कह रहे होंगे, इनकी नियत यही कहने की, जिस तरह हमने डायरेक्टर की बात की थी। डायरेक्टर जब भी नेक नियति के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए कोई काम कर दिया होगा, उसके बावजूद कुछ गलत हो गया हो, तो हमने ये कहा था डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये इन्होंने भी अपने आप को उसी तरह की पोजीशन में रखा है कि जब हमने पहले उसको अप्रूव किया था ना, हमने पूरे ध्यान से किया था, हमने पूरी ईमानदारी से किया है, और उसके बावजूद अगर उसमें कुछ गलत आ गया हो और आप लोगों का नुकसान हो गया हो, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो बेटा ऑफेंस, अब देखिएगा अब आम जनता के साथ ये क्या शुरू करते हैं। कहता है कि जब भी कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इश्यू करेगी ना और किसी बंदे ने हमारे साथ या इस कंपनी के साथ मानो कि मजाक किया, यानी कि एप्लीकेशन दी और वो फिक्टिशियस एप्लीकेशन थी, वो एप्लीकेशन जाली थी, इस तरह की थी, उसकी नियत ही नहीं थी शेयर्स लेने की, उसने जाली एप्लीकेशन दे दी। वैसे होता नहीं, इस तरह नहीं, वैसे तो जब भी कोई एप्लीकेशन दे रहा होता है उसके साथ बड़ा एप्लीकेशन मनी वो सारा कुछ साथ चल रहा होता है। खैर बड़ा हुआ क्या कि किसी बंदे ने फिक्टिशियस एप्लीकेशन दे दी। अब जब वो फिक्टिशियस एप्लीकेशन दी है उसने, कहता है कि ये हम ऑफेंस कंसीडर करेंगे। आप कंपनी के साथ मजाक कर रहे हो और कंपनी के साथ मजाक तो नहीं होता,
आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। जिसने इस तरह की हरकत की जानबूझ के, कोई मान लो कि इस तरह की फिक्टिशियस एप्लीकेशन दे दी, देखो बेटा आगे हम देखेंगे भी, शायद हमारे सिलेबस में इस तरह की बात ना भी हो, लेकिन होता क्या है कि जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो मान लो कि आप फॉरेन चाहे उतना पैसा पूरा दे भी ना रहे हो, उसके बाद जब आपको शेयर अनाउंसमेंट होती है, वो बैलेटिंग होती है, आपका नाम आता है, तो उसके खास दिनों के अंदर आपने फिर कंपनी को मान लो बैंक में वो पैसा डिपॉजिट करवाना होता है और ये तो, लेकिन अगर आपने वो किया ही मजाक था तो कहते हैं ये ऑफेंस कंसीडर होगा। इतना ज्यादा ना सोचिएगा, बस इतने की बात यहाँ पे दिमाग में रख लीजिएगा। जो बात इन्होंने की है कि कोई भी बंदा इस तरह की फाल्स और फिक्टिशियस एप्लीकेशन देगा वो ऑफेंस कमिट करेगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट बात करने लगे, याद रखिएगा। और ये बात क्या है? एक्सेप्शंस टू अप्रूवल रिक्वायरमेंट। एक्सेप्शंस टू अप्रूवल रिक्वायरमेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात। एक्सेप्शंस टू अप्रूवल रिक्वायरमेंट कि वो कोई ऐसी भी हैं, कोई ऐसे लोग भी हैं जिनको ये अप्रूवल की रिक्वायरमेंट्स में जाना ही ना पड़ता हो, है उनके ऊपर अप्रूवल रिक्वायरमेंट लागू ही ना होती हो। जी सर, बिल्कुल ऐसे हैं। 5 लोग ऐसे हैं जिनको जब भी वो प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे होंगे उनको प्रोस्पेक्टस को अलहदा से अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं है। वो कौन कौन से हैं? अच्छा ये देखिएगा, हमने एक चीज पढ़ी है कि जब भी कोई कंपनी जनरल पब्लिक ऑफर करती है, पब्लिक एट लार्ज को शेयर ऑफर करती है, तो बेटा तभी वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी। अगर वो जनरल पब्लिक में नहीं जा रही, अब देखेंगे यहाँ पे ये जो 5 बातें लिखी हुई है ना, इसमें हम यही देखेंगे कि कंपनी जनरल पब्लिक में जा भी नहीं रही। अगर वो जनरल पब्लिक में जा भी नहीं रही तो लॉ ने इसने कह दिया उसको ये प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल वगैरह की ये सारे मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वो कौन कौन से? सबसे पहले कहता है अगर कोई सिक्योरिटी इशू की गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई सिक्योरिटी इशू की जा रही होगी। देखो बेटा, हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है लगातार डिफरेंट तरह की सिक्योरिटीज इशू कर रहा होता है, और हमारे पाकिस्तान का इंतहाई इंपॉर्टेंट इदारा है, हमारी मैशियत का इंतहाई इंपॉर्टेंट इदारा है जो सारे मामलों को संभाल के बैठा होता है। अगर देखो एक चीज और दिमाग में रखिएगा, देखो स्टेट बैंक को ये कह रहा है कि ये जब भी कोई अपनी सिक्योरिटी इशू करेगा ना, इसको कहीं पर भी उस सिक्योरिटी को इशू करते हुए ये प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल की जरूरत है। सिक्योरिटी में सारा कुछ आ जाता है मेरे बच्चे, उसमें शेयर्स भी आ जाते हैं, मान लो अगर हो तो उसमें बॉन्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं, उसमें और भी डिबेंचर भी आ जाते हैं, सारी आ जाते हैं। खैर, तो इसका मतलब क्या है? स्टेट बैंक जब भी सिक्योरिटी अपनी इशू कर रहा होगा, इसको हमने निकाल दिया बीच में से, भाई तुझे प्रोस्पेक्टस वगैरह की रिक्वायरमेंट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है, तुझे शॉर्ट नोटिस के ऊपर कोई चीज चाहिए होगी। यहाँ पे तो ड्रामेबाजी है, प्रोस्पेक्टस को अप्रूव कराने के 21 दिन के अंदर पब्लिश नहीं कर सकते 100 से आप तो बड़े इदारे हो, एसएससीबी छोटे इदारे से आपकी कोई चीज पूछ रहे होंगे, जो भी है, तो भाई आपको तो ये लॉ है, आप तो कर सकते हो, आप वैसे भी कोई गवर्नमेंट के कहने के ऊपर कर रहे होंगे, आप हमारे पास ना हो। इसको तो हमने निकाल दिया। अब एक चीज दिमाग में रखना, अगर कोई बैंक अपनी सिक्योरिटी पब्लिक को ऑफर करेगा, सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह अपने पब्लिक को ऑफर कर रहा होगा, इसका मतलब क्या है? बैंक को प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा। सर कल तो आप कह रहे थे ये जो रिक्वायरमेंट है ये प्रोस्पेक्टस वाली बैंक के ऊपर नहीं, मेरे बच्चे वो डिपॉजिट की बात कर रहे थे। जब कोई बैंक लोगों से डायरेक्टली पैसा मांगता है, आए मेरे पास पैसे जमा करवा दे, मैं आपको उसके ऊपर इतना सूद दूंगा, हम उसकी बात कर रहे थे। उसके लिए मान लो इस तरह, ये भी तो एडवर्टीजमेंट है ना, ये भी नोटिस है। हमने कहा था ये नोटिस जो मान लो इस तरह की एडवर्टीजमेंट होती है वो प्रोस्पेक्टस नहीं होती, उसके लिए बैंकों को रिक्वायरमेंट पूरी करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर वो अपने शेयर ऑफर कर रहा हो तो फिर तो मेरे बच्चे करना होगा ना, इसलिए तो उसे स्टेट बैंक को निकाला है, बाकी बैंक का जिक्र नहीं किया सिक्योरिटी के मामले में। उसके बाद अब देखिएगा दूसरी बात क्या कर रहा है, ये बातें समझने वाली भी हल्की हल्की। अच्छा, एक कंपनी है वो बनी, और बनते ही उसने कहा कि भाई अब हमने लोगों को शेयर ऑफर करने हैं, लेकिन हम जो शेयर है वो पब्लिक ऑफर नहीं करेंगे, हम जो अपने शेयर्स है वो पब्लिक ऑफर नहीं करेंगे। तो भाई अगर आप शेयर्स अपने पब्लिक ऑफर नहीं करोगे तो किसको करेंगे? वो कहते हैं नहीं, हम कुछ बड़े लोगों के पास जाते हैं, हम जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके पास जाते हैं, या कोई प्राइवेट जो इस तरह के लोग हैं जो अपने यार दोस्त हैं, कोई फैमिली मेंबर हैं, कोई इस तरह के रिश्तेदार हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम पब्लिक के पास जाएंगे नहीं। तो बेटा एक कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती हो, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या है? वो पब्लिक में जाना नहीं चाहती, अपने चंद लोगों को जाके शेयर ऑफर करना चाहती है, अपने करीबी लोगों को शेयर ऑफर करना चाहती है, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसको तो लाजमी समझ लीजिएगा। क्या कहता है? कहता है कि कोई कंपनी एच है, एक होल्डिंग कंपनी है, और ये कंपनी एस की होल्डिंग है, यानी कि कंपनी एच किसी कंपनी एस की होल्डिंग है। और यहां पे क्या हुआ? इस होल्डिंग कंपनी ने इस दफा डिविडेंड अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर्स को। क्या किया मेरे बच्चे? डिविडेंड अनाउंस किया।
और साथ ही कह दिया कि भाई देखो इस दफा हम डिविडेंड देंगे। शेयर होल्डर कहते हैं जबरदस्त सर, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन साथ ही कह दिया ये जो डिविडेंड देंगे ना हम, ये आपको देंगे स्पेशल डिविडेंड या डिविडेंड इन काइंड। सर ये क्या होता है? अदर देन कैश, यानी कि हम आपको डिविडेंड देने जा रहे हैं, लेकिन याद रखो ये डिविडेंड स्पेशल डिविडेंड होगा, इन काइंड डिविडेंड होगा। इसका मतलब क्या होता है? अदर देन कैश हम आपको डिविडेंड देने जा रहे हैं। ओहो सर ये क्या करने जा रहे हो? तो वो कैसे दोगे? क्या हमें आप अपनी कंपनी के शेयर देने जा रहे हो मजीद डिविडेंड के तौर पे? वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हम अपने शेयर नहीं, बल्कि हमारे जो शेयर होल्डिंग है अपनी सब्सिडरी के अंदर, उसमें से कुछ शेयर्स हम अपने मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पे देने जा रहे हैं। अपनी सब्सिडरी के शेयर्स अपने मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पे देने जा रहे हैं। दे सकती है होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी के शेयर जो इसके पास है, जो इस कंपनी के पास पड़े हुए, तो बेटा ये क्या कर सकती है? अपने मेंबर्स में, होल्डिंग कंपनी अपने मेंबर्स में अपनी सब्सिडरी के शेयर्स वहां पे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है डिविडेंड के तौर पे। तो बेटा अगर इस तरह कोई होल्डिंग कंपनी करने जा रही हो, अपनी सब्सिडरी के शेयर अपने मेंबर्स में डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही हो, तो इस कंपनी को हरगिज भी प्रॉस्पेक्टस की ये रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसको प्रॉस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, अगर कोई कंपनी शेयर ऑफर करती है अपने मेंबर्स को, अपने ही मेंबर्स को, याद है जब एक कंपनी जब भी नए शेयर इश्यू करेगी क्या करेगी? सबसे पहले अपने मेंबर्स को ऑफर करती है। इसका नाम क्या था मेरे बच्चे? जल्दी से लिखो, चैट बॉक्स के अंदर लिख दो कोई एक आधा बच्चा। जब ये कंपनी सबसे पहले अपने ही शेयर होल्डर को शेयर्स ऑफर कर रही होती है, उसका नाम क्या था? उस तरह की ऑफरिंग का, उस तरह के शेयर इश्यू करने का नाम क्या था? ओए बेशर्मो, इतनी देर और जाओ यार, ये चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया, आपको पता ही कौन नहीं, सो रहे हो सारे के सारे। जब भी कोई कंपनी नए शेयर इशू करेगी सबसे पहले अपने ही मेंबर्स को इशू करेगी। नहीं याद आ रहा सर, माशाल्लाह मुझे पता है मेरे बच्चों सारे पीके हो, कुछ बच्चों के निकाल के, गुस्सा नहीं करना। तो बेटा क्या हुआ? लस्सी पीने की बात कर रहा था, ये ना सोचना खुदा ना खास्ता सर कुछ गलत बात कर रहे हैं। लस्सी पी के नींद आ रही होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा था। तो बेटा जब भी कंपनी कोई नए शेयर इशू करेगी सबसे पहले अपने मेंबर्स को इशू करती है, और इसका नाम था राइट इशू। याद है कि नहीं? राइट इशू। अगर कोई कंपनी राइट इशू कर रही है, अपने ही मेंबर्स को शेयर इशू कर रही है, तो उसको प्रॉस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं। कहने का क्या मतलब था? अगर कोई कंपनी अपने ही मेंबर्स को शेयर इशू कर रही हो, अपने इंप्लॉइज को शेयर इशू कर रही हो, या इनके फैमिली मेंबर्स को शेयर इशू कर रही हो, पब्लिक में तो नहीं ना जा रही अभी है, पब्लिक एट लार्ज में तो नहीं ना जा रही, तो हम कहेंगे इसको भी बेटा इसको भी प्रॉस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक कंपनी अपने ही मेंबर्स को शेयर इशू कर रही हो, या अपने इंप्लॉइज को शेयर इशू कर रही हो, या इनके फैमिली मेंबर्स को आगे शेयर इशू कर रही हो, तो उसको भी प्रॉस्पेक्टस की इन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट बेटा, अगर कोई कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को कुछ बोनस शेयर इशू करने जा रही है, याद है ना, ये हमने क्लासेस में डिस्कस किया था, ये राइट इशू, बोनस इशू, सारा कुछ। तो बेटा कोई बोनस इशू देने जा रही हो शेयर्स का, यानी कि जिस बंदे के पास 100 होगा 10% हम बोनस देने जा रहे हैं, बोनस शेयर देने जा रहे हैं। तो जिसके पास 100 शेयर होगा, मान लो आज उसके पास 10 शेयर उसको मजीद उसमें ऐड हो जाएंगे, उसके पास आज से 110 शेयर होंगे, तो बोनस शेयर देने जा रहे हैं। तो कोई बोनस इशू कर रही होगी कंपनी, बोनस इशू यानी कि शेयर्स का बोनस इशू निकाल रही होगी, तो बेटा यहां पर भी कंपनी को प्रॉस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। हमने क्या डिस्कस किया है, ये 5 इस तरह की जगह हैं जहां पे आपको प्रॉस्पेक्टस को प्रूव करवाने की ये सब कुछ, ये पेपर में पूछ लिया गया है, 2 अटेम्प्ट पहले ही ये चीज ऐड हुई है, लेकिन पूछ भी लिया है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कब मान लो कि वो एमसीक्यूज के अंदर इसको बड़ा पूछ सकता है, कब कुछ इस तरह की सिचुएशन होंगी जहां पे हमें प्रॉस्पेक्टस की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। जब मान लो कि स्टेट बैंक अपने शेयर इशू करने जा रहा होगा, जब एक कंपनी प्राइवेट प्लेसिंग करने जा रही होगी, यानी कि चंद बड़े लोगों को वो शेयर ऑफर करने जा रही हो, चंद करीबी लोगों को शेयर ऑफर करने जा रही हो, जब एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी के शेयर अपने मेंबर्स में डिविडेंड के तौर पे डिवाइड कर रही होगी, उसके बाद जब एक कंपनी अपने ही मेंबर्स को या अपने इंप्लॉइज को या उनके फैमिली मेंबर्स को शेयर इशू करने जा रही होगी, या एक कंपनी अपने मेंबर्स को बोनस इशू करने जा रही होगी शेयर्स का, तो उसको प्रॉस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की जरूरत नहीं है। लो बेटा आगे जो बातें हैं ना वो हमने पढ़ ली है। ये जो अप्रूवल, इशू, सर्कुलेशन एंड पब्लिकेशन की बात कर ली है ना, सबसे पहले वो बात कर रहे हैं अप्रूवल फ्रॉम कमीशन। क्या हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि जब भी आपने प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश करना है, क्या करना पड़ेगा? एससीसीपी से अप्रूव करवाना पड़ेगा।
और अगर अप्रूव हुआ है कितने दिनों तक वैलिड होगा? 60 डेज तक। ये तो हमने बात की है। उसके बाद दूसरी बात करता है फाइलिंग फॉर अप्रूवल। इसका मतलब क्या है? कहता है कि जिस दिन आप प्रोस्पेक्टस को अब आगे से पीछे आ रहा है, देखो, जिस दिन आप प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करना चाहते हो, मान लो यहां पे हम इस डेट को जाके प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करना चाहते हैं, तो कहता है जिस दिन आप प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करना चाहते हो उससे 21 दिन पहले आपने अप्रूव करवा लेना प्रोस्पेक्टस, फाइल कर देना उसको, प्रोस्पेक्टस को। The issuer or the offerer shall submit a copy to the commission for approval not less than 21 days before the proposed date of publication। ये जो proposed date हम यहाँ पे रख के बैठे हो, यहाँ पे हमने पब्लिश करना है, ये 21 दिसंबर को ना हमने पब्लिश करना है। तो बेटा कहता है तो फिर आप 1 दिसंबर तक उसको अप्रूव करवा के बैठ जाओ। उसके बाद बेटा अब बात होने लगी है पब्लिकेशन की, कि सर ये आप उस वक्त का कर रहे हो कि जब भी प्रोस्पेक्टस हमने मान लो कि आज अप्रूव हुआ है, आज की डेट के ऊपर अप्रूव हुआ है, तो ये 60 दिनों तक वैलिड है और इसको हमने पब्लिश करना है। सर पब्लिश कहां पे करना है? कहां पे पब्लिश करना है? बेटा इसको हमने पब्लिश करना है, मान लो इसको हमने पब्लिश करना है 21 दिनों से लेके 60 दिनों के दरमियान कहीं पर भी। कहां पे पब्लिश करना है? न्यूज़पेपर के अंदर। कहां पे पब्लिश करना है? न्यूज़पेपर के अंदर। सर एक चीज हमें समझ नहीं आई, आपने कहा था ये जो प्रोस्पेक्टस होता है एक बड़ा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ये चंद पेजेस से लेकर सैकड़ों पेजेस भी हो सकते हैं, तो सर इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस अखबार के अंदर कैसे आएगा और इनका इतना खर्चा करवा रहे हो आप? तो सर यहां पे देखो लॉ क्या कहता है, देखो न्यूज़पेपर में आपने पब्लिश तो करना है, लेकिन आप चाहे तो वहां पे अगर तो छोटा ही प्रोस्पेक्टस है, फुल फॉर्म में ही उसको चाहे करना चाहो तो कर दो, लेकिन अगर आप फुल फॉर्म में नहीं करना चाहते, आप समराइज्ड फॉर्म में मेन पॉइंट उसके जो चीजें बताने वाली हैं जो एसएससीपी ने लाजमी कर रखी हो, समराइज्ड फॉर्म में उनके समरी बना के भी उसको अपलोड न्यूज़पेपर के ऊपर पब्लिश कर सकते हो। इस समराइज्ड फॉर्म को वो कहता है अब्रिज्ड फॉर्म। याद रखो ये अब्रिज्ड फॉर्म क्या है? जो समरी बना के उसके मेन पॉइंट्स, इनको भी आप न्यूज़पेपर के अंदर दे सकते हो बजाय के पूरे का पूरा प्रोस्पेक्टस। लो बेटा, अब हमने ये बात तो पढ़ ली थी, अब दोबारा से यहां पे वो बात कर रहा है कि सर जिस दिन हमने न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, आज की डेट के अंदर हमने मान लो प्रोस्पेक्टस को पब्लिश कर दिया है, आज है 2 दिसंबर को हमने प्रोस्पेक्टस को पब्लिश कर दिया है, इसका मतलब है इससे पीछे 21 दिन पहले हम इसकी अप्रूवल ले चुके होंगे। ठीक हो गया बेटे? 21 दिन पहले हम इसकी अप्रूवल ले चुके होंगे जो आज हम पब्लिश करने जा रहे हैं। आज अगर हमने इसको पब्लिश किया है, कहते हैं सब्सक्रिप्शन की डेट पब्लिश करने से कब रखनी है ये भी हमने पता है कि सर जिस दिन आपने उसको पब्लिश किया है, पब्लिश करने से 7 दिन के अंदर अंदर आप सब्सक्रिप्शन की डेट नहीं रख सकते। पब्लिश से 7 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन की डेट नहीं आएगी सर, पब्लिश से आगे 30 डेज के अंदर, यानी कि 7वें दिन से लेके 30th डे तक आप जब चाहो इसको पब्लिश कर सकते हो। यहां पे पब्लिश हो सकता है, सॉरी पब्लिश तो यहां पे हो गया है, सब्सक्रिप्शन की डेट की बात हो रही है कि जिस दिन पब्लिश हुआ है, पब्लिकेशन से 7वें दिन तक आप सब्सक्रिप्शन की डेट नहीं रखोगे, 7वें दिन से लेकर 30th डे तक आप इसके दरमियान जब चाहो सब्सक्रिप्शन की डेट रख सकते हो, और वो कोई भी डेट हो सकती है। तो मेरे बच्चे इस चीज को हमने पढ़ा था। लो आगे बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात करने लगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। अब जब आप पास्ट पेपर देखोगे ना, यहां से 2 बातें वो पूछता है पेपर के अंदर, यहां से वो 2 बातें पूछता है, और आज आपने इन 2 बातों को दिमाग में रख लेना है ताकि ये 2 बातें आपके दिमाग से निकले ही ना। जब निकलेंगे नहीं तो मेरे बच्चे 2 नंबर तो हमारे पक्के हैं। जब वो सिनेरियो पूछेगा भी 2 नंबर तो आपने खींच लेने हैं उससे, और वो कौन से हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर मान लो एक कंपनी है, वो प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रही है, मेरे बच्चे प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रही है, और जब वो प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रही है तो एक बीच में से जरा थोड़ा सा सियाना बच्चा है, थोड़ा सा, लेकिन है थोड़ा सा भंगी, कहता देखो जी ये प्रोस्पेक्टस हम इशू करने जा रहे हैं, आप ऐसा कर लो, इससे भी हम कमाते हैं, आप इस प्रोस्पेक्टस की कीमत चलो ज्यादा नहीं, कम से कम 1000 रख दो। 1000 रखोगे, अगर 1000 बंदा भी लो तो देखो कितनी दुनिया के पास हमारा कितना पैसा इकट्ठा होगा, मौजें लग जाएंगी हमारी, शेयर बिके ना बिके पैसा बड़ा इकट्ठा आ जाएगा। तो यहां पे लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि देखो भैया, जब भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, ये काने राजा सुन ले, जब भी प्रोस्पेक्टस इशू करोगे याद रखो ये आपने फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, ये जो सस्ते तरीके हैं ना कमाने के, ये यहां पे नहीं चलेंगे।
तो जब भी आपने प्रोस्पेक्टस इशू करना है, क्या करना होगा मेरे बच्चे? कितनी कीमत रखोगे उसकी? 500 रखोगे, 100 रखोगे, हैं 200 रखोगे, कितनी रखोगे? फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सर, इसकी कोई कीमत नहीं होगी। और अब देखेंगे ये प्रोस्पेक्टस अवेलेबल कहां कहां पे करना है। सर ये प्रोस्पेक्टस मान लो अगर कोई बंदा खरीदना भी चाहता हो, आप में से एकदम से कोई बच्चे मोटिवेट हुए कि सर माशाल्लाह क्या समझ आएगी हमें प्रोस्पेक्टस की। सर अब हमने भी प्रोस्पेक्टस खरीदना हो, जाके हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, सर मुझे ये तो बताओ ये प्रोस्पेक्टस मिलेगा कहां से? तो अब बेटा हम डिस्कस करने लगे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस किस जगह के ऊपर होती है, कहां से ये प्रोस्पेक्टस आपको मिल सकता है किसी भी कंपनी का। तो बेटा ये जगह याद रखिएगा। पहले ये एक लाइन के अंदर पुरानी किताब के अंदर छुपी हुई हुआ करती थी, तो आई कैप इनको पूछा करता था सिनेरियो के अंदर, लेकिन उसको एक नंबर का पूछ लिया करता था, एक एक लफ्ज लिखा हुआ था। अब इसने प्रॉपर उसके बुलेट्स बना के उसको लहदा करके हाईलाइट करके बता दिया इसका मतलब क्या है। अब ये 2-3 नंबर का तो ये लहदा से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बेटा जो हमारे ये प्रोस्पेक्टस है किस किस जगह के ऊपर अवेलेबल होगा ये देख लो। कहते हैं एक तो हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर अवेलेबल होगा, जो हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उस जगह के ऊपर अवेलेबल होगा। ओए होए एक सेकंड, ये प्रोस्पेक्टस बेटा कहां पे अवेलेबल होगा? इंटरप्शन के लिए अब मुझे कोई बच्चा बता दे, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? चले चले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लो बेटा हमने डिस्कस किया था कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस किस किस जगह के ऊपर होगी। ये सर प्रोस्पेक्टस कहां कहां पे अवेलेबल होगा? सबसे पहले बेटा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर ये प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होगा। और मुझे बताओ जल्दी से, मैं चैट बॉक्स की तरफ आपके देखूंगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मेमोरेंडम में किस शहर में, मान लो मेमोरेंडम में कौन सा शहर लिखा आ रहा होता है? जहां पे हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका कौन सा शहर लिखा आ रहा होता है? चले याद है आपको, याद है, ठीक है, प्रोविंस। लो बेटा तो रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं ना कहीं तो बेटा एक तो बेटा याद रखिएगा जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस आपको मिल सकता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से मिल सकता है। उसके बाद कहता है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस, यानी कि ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं पाकिस्तान की जहां जहां पर भी हैं तो वहां पर बेटा ये अवेलेबल होगा। उसके बाद बैंकर्स टू द इशू, सर ये कौन सा बैंक है? बैंकर्स टू द इशू वहां पर भी अवेलेबल होगा। अगर आपको याद हो जब भी हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया था उस प्रोस्पेक्टस के अंदर हमने एक बैंक का नाम दिया था कि प्रोस्पेक्टस की जो भी आप एप्लीकेशन आप फाइल करोगे कहां पे जाके इस बैंक में करोगे, ये फलाना बैंक है, मान लो एचपीएल है, तो ये जो बैंक का जिसको मैं हमने नाम दिया है कि जहां पे लोग एप्लीकेशन जमा कराएंगे ये बैंकर टू द इशू है, तो यहां से भी आपको प्रोस्पेक्टस मिल सकता है। उसके बाद कंसर्न शेयर रजिस्ट्रार, अगर आपको याद हो पिछली जो हमने टॉपिक पढ़ा था, एक लिस्टेड कंपनी इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी। ये कंपनी रजिस्ट्रार नहीं है, वो कंपनी रजिस्ट्रार होता है, ये शेयर रजिस्ट्रार की बात हो रही है जिसको हमने अपॉइंट किया हुआ, जो हमारे शेयर्स के सारे मामला देख रहा होता है, उसके पास भी ये प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होगा। उसके बाद कहता है कंसर्न बैलेटर, सर ये कौन है? ये बैलेटर कौन है? बेटा याद रखो, देखो होता क्या है कि जब भी हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं हमने कुछ शेयर ऑफर किए होंगे लोगों को, मान लो हमने 1000 शेयर ऑफर किया है, हमने जो शेयर ऑफर किए हैं बेटा वो कितने हैं? 1000 शेयर ऑफर किया है। और जो हमें एप्लीकेशन रिसीव होगी है लोगों की, जो एप्लीकेशन रिसीव होगी है वो रिसीव होगी 2000 शेयर के लिए। ऑफर हमने 1000 शेयर किया था, लेकिन एप्लीकेशन कितनी शेयर्स के लिए रिसीव होगी? 2000, तो 2000 तो हम ऑफर करने नहीं जा रहे। अब क्या करेंगे, इन लोगों को कैसे शेयर्स हम वो कर रहे होंगे, इनकी बैलेटिंग करवाएंगे, बैलेटिंग करवाएंगे। बैलेटिंग के थ्रू जितने जितने हम इन लोगों को शेयर्स अकोमोडेट कर सकते होंगे, ऑफर कर सकते हैं, इशू कर सकते होंगे, वो हम इशू कर देंगे। तो इस तरह के, मान लो हमने लिखा होता है कि अगर हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ज्यादा शेयर्स के लिए लोग अप्लाई कर देते हैं, तो फलाना बंदा जो बैलेटर है उसके पास बैलेटिंग होगी तो उसका नाम लिखा होगा, तो उसके पास भी शेयर्स आप जाके ये ले सकते हो प्रोस्पेक्टस। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सर ये कौन सी एजेंसी होती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसी एजेंसीज, ऐसी कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं जो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर एक रिपोर्ट इशू करती है।
एक रेटिंग इशू करते हैं, ये फलानी का जो कंपनी है, ये जो फलानी जो XYZ कंपनी है, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस, इसकी जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग, वो ए है, ये फलानी की AA है, ये A+ है, AAA है। तो बेटा इस तरह ये क्या कर रही होती है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो ऑर्गेनाइजेशंस की या जो कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस है कि इस कंपनी की लोन लेने की स्टार्ट, उसको वापस करने के मामला किस तरह के हैं, क्या ये लोगों का पैसा पहले तो नहीं मार के बैठी हुई, और जब भी ये पैसा लेती है क्या इसके पास पैसा वापस करने की सलाहियत होती है, या कब कब तक ये वापस कर दिया करती है, यानी कि इसकी जो हिस्ट्री है वो किस तरह की है, इसके ऊपर कुछ एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो अपनी एक वो बेटा रिपोर्ट इशू कर रही होती है, रेटिंग इशू कर रही होती है। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिससे इस प्रोस्पेक्टस के साथ हमने ये रिपोर्ट लगाई होगी, इसकी जो रेटिंग लगाई होगी, इसके पास वो प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होगा। अब दूसरी बात होती है, याद रखिएगा, हमने यहाँ पे इन सब के पास प्रोस्पेक्टस रखवा दिया, साथ ही लॉ कहता है कि भाई आपने प्रोस्पेक्टस को वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड करना है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे वो क्वेश्चन बना सकता है, यकीन जानो अगर मैं एग्जामिनर होता, यहां से मैंने अब इस दफा क्वेश्चन लाजमी पूछना था, चाहे वो MCQs के अंदर पूछता चाहे वैसे पूछता। वो क्या है, देखो बेटा, प्रोस्पेक्टस इन सारी जगहों के ऊपर भी अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होना चाहिए। कहां से कब तक, कब से कब तक, ये इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस अखबार में पब्लिश किया है, जिस दिन प्रोस्पेक्टस अखबार में पब्लिश किया है, पब्लिश करने से लेके जिस दिन सब्सक्रिप्शन की लास्ट डेट होगी, जिस दिन सब्सक्रिप्शन की लास्ट डेट होगी, वहां तक इन सारी जगहों के ऊपर भी प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होना चाहिए और हमारी वेबसाइट के ऊपर। यानी कि ये नहीं हो सकता कि आज अखबार में पब्लिश कर रहे हो और कह रहे हो कि चलें 2 हफ्ते के बाद इसको वेबसाइट के ऊपर डाल देना। जिस दिन आपने अखबार में पब्लिश कर दिया है, साथ ही ये प्रोस्पेक्टस आपने वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड करना है। और कब तक अपलोड रखना है, जिस दिन सब्सक्रिप्शन की लास्ट डेट होगी, जिस दिन एप्लीकेशन देने की लास्ट डेट होगी, उस वक्त तक ये हमारे वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होना चाहिए। आगे बेटा एक रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, कहता है कि कभी भी कोई कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं करेगी बगैर प्रोस्पेक्टस के। ये नहीं होगा कि कंपनी अभी क्या कर रही हो, लोगों को शेयर ऑफर कर रही हो और प्रोस्पेक्टस इशू ही ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। बगैर प्रोस्पेक्टस इशू किए हुए और बगैर उसकी अप्रूवल के, वो सारी रिक्वायरमेंट के, आप कभी भी पब्लिक में नहीं जा सकते और पब्लिक को जाके ये नहीं कह सकते कि आए हमारे शेयर्स खरीद लें। क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोस्पेक्टस लेकर ही पब्लिक में जाना होगा। तो इस चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। टर्म्स नॉट टू बी वेरिड। अब ये क्या है, देखो एक कंपनी ने क्या किया, एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, इसके अंदर बड़ी सारी बातें लिखी होंगी है, और इसको आज की डेट के ऊपर मान लो SCCP से अप्रूव करवा लिया है, और हमें यह पता है जिस दिन अप्रूवल होती है उसके 60 दिनों तक वो कभी भी उसको इशू कर सकते हैं। आज इसको अप्रूव करवा लिया और मान लो 60वें दिन जाके वो पब्लिश करने जा रहे थे, जब पब्लिश किया बड़ी सारी बातें जो प्रोस्पेक्टस में अप्रूवल के वक्त थी पब्लिश में नजर ही नहीं आई, निकालना चाह रहे हैं वो निकाल दिए उन्होंने। ऐसा नहीं कर सकता। SCCP कहता है जो टर्म्स और क्लॉजेस आपने प्रोस्पेक्टस में लिखी है उसको बाद में याद रखो, उसको चेंज नहीं कर सकते, ना तो इशू करने से पहले अप्रूवल के बाद इशू करने से पहले, ना ही इशू करने के बाद। आप उनको कभी भी चेंज नहीं करोगे विदाउट द परमिशन ऑफ SCCP। लो बेटा अब बात आ गई नेक्स्ट, देखिएगा एक्सपर्ट की बात, आखिरी बात करते हैं। एक्सपर्ट क्या है, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था बेटा, जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, इतना आसान काम नहीं। जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस दे रही होती है, ये इतना आसान नहीं कि मुंह उठा के प्रोस्पेक्टस दे दिया, कुछ और मामला भी होते हैं वहां पे। सम टाइम इस प्रोस्पेक्टस के साथ आपने कुछ एक्सपर्ट लोगों की रिपोर्ट्स भी लगाई होती हैं। जैसे मान लो ये जो कंपनी है इसके ऊपर बेटा एक केस चल रहा है, और आपको पता है कि रिस्क फैक्टर आपने लैदा करके लिखे होने हैं, रिस्क फैक्टर लैदा करके लिखे होंगे ना, तो रिस्क फैक्टर में लिखा होगा कि इस कंपनी के ऊपर केस है। अब खाली यही लिखा होगा इस कंपनी के ऊपर केस है, तो भाई हमें जो आम पब्लिक को उसका पैसे कैसे पता चलेगा कि जो केस है ये कंपनी जीतेगी या हारेगी? तो वो क्या करेगा, वो कहेगा नहीं यार गोली मारो, पता नहीं केस है, कल ये ना हो कंपनी वैसे बंद हो जाए, कोई 100 मसला है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो ये कंपनी क्या करती है, अगर कोई रिस्क फैक्टर लिखा है वो तो लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। तो साथ ही क्या करती है, कोशिश होती है कि मैं किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी साथ अटैच कर दूं। अगर केस है तो साथ ही क्या करेगी, एक लॉयर से एक रिपोर्ट लेकर साथ अटैच कर देगी प्रोस्पेक्टस के,
और लॉयर उसको बता रहा होगा लोगों को अपनी रिपोर्ट के अंदर, देखें जी ये जो फलानी जगह के ऊपर रिस्क फैक्टर के अंदर केस की बात हो रही है ना, ये केस कंपनी की फेवर में है, ये केस कंपनी की फेवर में है, आप परेशान ना हो। तो ये क्या है, एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट साथ अटैच कर दी और वो प्रोस्पेक्टस के साथ जारी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोस्पेक्टस में, और इसलिए जो वो हमने शेल्फ प्रोस्पेक्टस आपको अलाउ कर दिया, और जब दोबारा जा रहे होंगे तो आप जस्ट सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस ले जाएंगे। खैर गोली मारो इस बात को। तो इसका मतलब क्या है सर, एक्सपर्ट फिर कौन है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। एक्सपर्ट कहता है कोई भी हो सकता है, उसमें बैंकर भी हो सकता है, बैंकर से कोई रिपोर्ट आपने साथ लगाई हो, है उसमें कोई, मान लो कोई लोन का मामला था, कुछ इस तरह का मामला है, और आप किसी बैंकर से लेकर कोई रिपोर्ट साथ अटैच करनी पड़ रही हो, कोई सिक्योरिटी एडवाइजर है, इंजीनियर है, वैल्यूअर है, कोई होती है ना, कोई इंजीनियर से रिलेटेड भी कोई इस तरह की कोई हो सकती है, कोई चीज जो उनसे रिलेट कर रही हो, उनकी रिपोर्ट साथ अटैच की हो। वैल्यूअर हो सकता है जिस चीज की वैल्यूएशन करवा के किसी बंदे से, इंडिपेंडेंट बंदे से। ये सारे मोस्टली, ये याद रखें, अभी हम बात करेंगे, ये सारे जो एक्सपर्ट होते हैं ये कंपनी के लिए, ये जो एक्सपर्ट की हम बात करेंगे कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इनका कंपनी से कोई ताल्लुक ना हो। ये ना हो, मान लो कि अभी मैं सीएफई में काम कर रहा हूं और सीएफई वालों को इस तरह का प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़े, अगर इस तरह का वो हो और इनको इशू करना पड़े और कोई केस वाला मामला हो, तो ये अगर यहीं पे कोई वकील बंदा पढ़ा रहा है नाचीज सी एक शख्सियत, तो वो बंदे को क्या करें, उसको कहेंगे चलो जी आप ही हमें यहाँ पे एक रिपोर्ट बना के दे दो, एक्सपर्ट रिपोर्ट दे दो। ऐसा नहीं होगा, इनका अपना बंदा नहीं होना चाहिए, ये बाहर से हो, इंडिपेंडेंट हो, जिसका उस कंपनी के साथ कोई दूर दूर का भी ताल्लुक ना हो। तो यहाँ पे ये लोग लिखे हुए, इसको डेफिनेशन को पूछ सकता है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद बेटा कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट। अब इसका तरीकाकार क्या होता है? ये एक्सपर्ट है, इसने बेटा कंपनी को मान लो कि अपनी रिपोर्ट इशू करके दे दी है, एक्सपर्ट रिपोर्ट दे दी इसने, और कंपनी ने क्या किया, इस रिपोर्ट को जो इसने इस कंपनी को दी, इस रिपोर्ट को उन्होंने क्या कर दिया, प्रोस्पेक्टस जो कंपनी इशू करने जा रही थी उसके साथ अटैच कर दिया, और इस प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल ली, और आपको पता है कि 60वें दिन तक उसको कभी भी चाहे पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है अभी प्रोस्पेक्टस पब्लिश नहीं हुआ, ये जो एक्सपर्ट था उसने जो भी रिपोर्ट दी थी, हो सकता है वो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, ये लॉयर ही था, उसने पहले केस में लिखा हुआ था ये फेवर में, हो सकता है अब मामला ऐसा हो गया हो पब्लिश होने से पहले ही कि अब ये जो केस है ये अगेंस्ट में चला गया कंपनी के। तो ये क्या करेगा, फौरन से कंपनी को कहेगा कि भाई अब ये रिपोर्ट सही करो या मेरी रिपोर्ट को बीच में से निकालो। कहना मैं क्या चाहता हूं, कंपनी जब भी प्रोस्पेक्टस पब्लिश करेगी, चाहे उसने एक्सपर्ट की रिपोर्ट ले भी ली है, लेकिन जब भी प्रोस्पेक्टस एक्चुअली में पब्लिश करेगी, पब्लिश करते वक्त वो ये जो एक्सपर्ट लोग होते हैं इनसे रिटर्न कॉन्सेंट लेगी। सर ये जो आपने प्रोस्पेक्टस, ये जो हमें जो रिपोर्ट दी थी एक्सपर्ट रिपोर्ट, क्या हम इसके साथ अटैच कर दें, अटैच करके इसको इशू कर दें? रिटर्न कॉन्सेंट लेकर, उससे लिखवा कर, वो लिख कर आपको देगा, बिल्कुल ये जो रिपोर्ट मैंने दी है उसकी आप ये रिटर्न रिपोर्ट अपना यहाँ पे रिटर्न कॉन्सेंट दे रहा होगा जी, ये मैं लिख कर दे रहा हूं, ये जो मैंने रिपोर्ट साथ लगवाई है प्रोस्पेक्टस की, इसकी मैंने वाकई ही परमिशन दी है और ये वैलिड है। इस तरह लिखवा कर जब वो पब्लिश हो रहा होगा तब हमने ऐड करनी है। अगर अब दूसरी बात होती है, मान लो किसी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन गलत थी, मान लो कि आपने मिसलीडिंग गलत इंफॉर्मेशन दी, इनकरेक्ट थी, डिसेप्टिव थी, धोखा दे रही थी, या जो चीज होनी चाहिए थी वो की नहीं, जो की वो गलत थी, तो याद रखो जो लोग भी इस चीज के जिम्मेदार होंगे उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी हो। सर इसका मतलब क्या है क्रिमिनल लायबिलिटी? बेटा उनको कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, क्रिमिनल लायबिलिटी है, क्राइम कंसीडर होगा है? और ये कौन से लोग हो सकते हैं? कहते हैं एवरी ऑफरर या इशूअर। अब ये ऑफरर इशूअर क्या होता है? देखो कंपनी खुद अगर अपने शेयर ऑफर कर रही हो तो ये इसको मान लो ये इशूअर है। अगर उस कंपनी का कोई मेजर शेयर होल्डर है, आपको पता है वो कोई आम नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, इसके जो शेयर होल्डर है, ये अपने शेयर पब्लिक ऑफर करना चाह रहे हो, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑफरर का। तो ये इशूअर कंपनी खुद भी हो सकती है, ऑफरर भी हो सकता है। और मान लो कौन जिम्मेदार होगा प्रोस्पेक्टस में गलती में? वो कंपनी खुद जिम्मेदार होगी या जो ऑफरर है वो जिम्मेदार होगा, उसके डायरेक्टर जिम्मेदार होंगे, उसका ऑफिसर जिम्मेदार होगा, या जो बंदा एक्सपर्ट जिसने यहाँ पे बीच में अपने एक्सपर्ट रिपोर्ट दी थी। बेटा इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा इंशाल्लाह। कल हमारा आपको पता टेस्ट है और टेस्ट लाजमी आपने अटेम्प्ट करना है और क्लास टाइमिंग के दौरान टेस्ट होना है। कल हमारी क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह, हम सैटरडे को दोबारा मुलाकात होगी। जिसका कोई क्वेश्चन हो वो यहाँ पे पूछ ले, अगर बेहतर यही होगा टाइम पूरा हो गया आप उसको व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।